हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने डायपोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है। एंड उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कैलकुलेट कराया था। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मैंने बताया था कि 3 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं हम लोग। एक तो हमारा एक्सियल पॉइंट था, वन इज एक्सियल, सेकेंड वन वाज आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, एंड थर्ड जो पॉइंट था आपका क्या था, वो पॉइंट था आपका जनरल पॉइंट। क्लियर? तो एक्सियल पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। एंड उसमें मैंने आपका फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो फॉर्मूला आपको मिल गया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्वेटोरियल एंड सम जनरल पॉइंट्स। ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पर जो फॉर्मूला मिला था वो मैं एक बार यहां पर आपको रिकैप कराता हूं। क्या मिला था मुझे कि ये कोई डायपोल है। ठीक है, ये कोई डायपोल है और इसकी एक्सिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इसके मिड पॉइंट से, सपोज आर डिस्टेंस पर। तो उस आर डिस्टेंस पर मुझे जो फील्ड मिला था, ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इस तरह से ये डायपोल था। ये डायपोल की लेंथ 2a मैंने एज्यूम करी थी टोटल, सो a एंड a। तो इस पॉइंट पर जो मुझे फील्ड मिला था वो क्या था, 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला था। ठीक है। जब मैंने आइडियल केसेस की बात करी थी, मतलब इफ माय डायपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, इन दैट केस जब आपने देखा था तो क्या मिला था, E इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब मिला था। ये मिला था फॉर आइडियल डायपोल, या फिर आप ये कह लो फॉर डायपोल विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, दिस आर। मतलब डायपोल की लेंथ आर के कंपैरिजन में काफी कम थी। तो ये हम लोगों ने किया था। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको वेक्टर फॉर्म भी बताई थी इसकी। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि उस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। राइट? सो लेट मी स्टार्ट द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, यहां से भी डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, अब देखो, तो भाई डायपोल ले लेते हैं। अब इक्वेटोरियल पॉइंट कहां होगा ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, तो इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए किसी को। ठीक है ना। तो ये मेरा डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, एंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायपोल इज दिस। ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ दिस डायपोल इज हियर। ठीक है। अगर मैंने कहा कि ये टोटल लेंथ हमारी 2a थी, तो बेटा ये लेंथ क्या हो जाएगी, इधर a एंड इधर भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, यहां से दिस साइड। ठीक है। अब इसके बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन, एकदम एक्सिस के बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, फील्ड चाहिए। ये मेरा पॉइंट क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो बेटा अगर ये मेरा पॉइंट इक्वेटोरियल होगा तो मुझे इस पॉइंट पर क्या पता लगाना है, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, कितना होगा। ठीक है। तो देखो जरा, तो भाई अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही मेथड है, सिंपल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें निकालना हो तो क्या करना होता है, सबसे पहले जो पॉइंट है वो हमने लेट कर लिया कि भाई ये वाला पॉइंट है मेरा और यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा कि वहां पर उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे दोनों चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या है। So second step is that to find out the direction of the electric field at that point.
at that given point. Maybe you can represent it like P or whatever you want. Clear? तो सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप जो है हमारा, इट इज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. तो बेटा ध्यान से समझना, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज. प्लस क्यू की वजह से आप जानते हो अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की तरफ हो जाएगा. अगर मैं इसको E प्लस मान दूं तो कोई इसमें एतराज नहीं होना चाहिए आपको. इसको मैंने क्या मान लिया, E प्लस मान लिया. ठीक है. अच्छा, तो अब नेगेटिव वाला चार्ज की बात करूंगा तो नेगेटिव वाला चार्ज हमारा इधर ही हो जाएगा फील्ड, इसी डायरेक्शन में. भाई इस डायरेक्शन में ही फील्ड हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन मैंने बता रखी है आपको, क्या बता रखी है, नेगेटिव की वजह से सेम डायरेक्शन में, और पॉजिटिव वाला हमारा अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा. तो ये हमारा E नेगेटिव हो गया. क्या हो गया, ये E नेगेटिव हो गया. तो ये दोनों फील्ड आपको दिख रहे हैं यहां पर. अच्छा, अब अगर आप इस फील्ड को ध्यान से देखो तो बेटा ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड हमारा, ये दोनों कुछ एंगल बना रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ एंगल है. ठीक है. तो कितना एंगल है ये तो हमें पता नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू हियर, सो यहां पर मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि लेट मी सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा. तो अगर ये थीटा एंगल है तो इस पॉइंट पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं, किसके पैरेलल, इस डायपोल के पैरेलल, डायपोल का पॉइंट अगर मैं ए बी पॉइंट नाम दे दूं इसका, तो ए बी लाइन के पैरेलल अगर मैंने यहां लाइन ड्रॉ कर ली तो आप बहुत आसानी से मुझे बता दोगे कि सर अगर ये थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा. क्यों बता दोगे, क्योंकि आपको पता है ये हमारे अल्टरनेट एंगल है. ठीक है. तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये एज्यूम किया हुआ है मैंने. सिमिलरली अगर ये थीटा है तो आप जानते हो ये थीटा हो जाएगा. क्यों हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये वाली साइड जितनी है उतनी साइड ये है. क्यों, क्योंकि ये मैंने R माना है. अगर R डिस्टेंस पर, अगर ये मेरा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट मेरा R डिस्टेंस पर है, अगर मैं इसको P नाम दे दूं तो ये जो पॉइंट है, ये जो R डिस्टेंस पर है, इसकी वजह से अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे बेटा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, बिल्कुल सेम ही तो आएगी. पाइथागोरस लगा के चेक कर लो. ठीक है. अगर आप पाइथागोरस लगा के चेक करोगे तब भी आपको सेम डिस्टेंस मिलने वाली है. अब दो साइड है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो एंगल भी सेम होंगे. ये सामने वाले एंगल भी हमारे क्या होंगे, मतलब थीटा ये है तो ये भी थीटा होगा. और अगर ये थीटा हो गया, अगर ये थीटा हो गया तो आपको पता है, क्या पता है कि भाई ये थीटा है तो ये वाला भी तो थीटा होगा. क्यों होगा थीटा, क्योंकि आप देख रहे हो एक ही लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो थीटा. तो ये दोनों एंगल अगर थीटा हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब तो बहुत इजी हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, तो या तो आप दोनों फील्ड निकाल लो और दोनों फील्ड को निकाल के उनके बीच का टोटल एंगल अगर आपको गिवन है तो आप जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन या फिर ट्रायंगल रूल से जो एडिशन आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है वो लगा के और फाइंड आउट कर लोगे. दूसरा मेथड ये होता है हमारे पास, दूसरा मेथड क्या है कि मैं इस फील्ड को एक्स वाई कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लूं. मतलब मैं जो भी मेरे दोनों फील्ड यहां पर दिए हुए हैं उन फील्ड्स को एक एक्स कंपोनेंट निकाल दूं और एक वाई कंपोनेंट फाइंड आउट कर लूं. इट मींस ये जो मुझे फील्ड दिया हुआ है ये E प्लस, तो एक तो मैं इसका एक्स कंपोनेंट इधर फाइंड आउट कर लूं दिस, और एक वाई कंपोनेंट ऐसा फाइंड आउट कर लूं. तो एक्स वाई में मैंने रिजॉल्व कर लिया इनको, किसको, E प्लस को. सिमिलरली मैं E माइनस को भी एक्स वाई में रिजॉल्व कर लूं, फिर x को अलग सॉल्व कर लेते हैं और y को अलग सॉल्व कर लेते हैं और मेरा आ जाएगा नेट फील्ड. ठीक है. तो क्या करोगे आप, पहले इनके कंपोनेंट्स ब्रेक करो. सो अगर मैं इसको मानता हूं y डायरेक्शन और इसको मानता हूं x डायरेक्शन, सो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, देयर विल बी टू components of E plus and E
माइनस। अब अगर ये दो कंपोनेंट होंगे तो बेटा मुझे बताओ, मैं यहां लिखना पड़ेगा मुझे भाई, अलोंग एक्स एक्सिस कौन से कंपोनेंट होंगे? एक तो आएगा मेरा ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली अलोंग बाय एक्सिस क्या होगा? अलोंग बाय एक्सिस क्या हो जाएगा? दो कंपोनेंट आ जाएंगे मेरे पास, ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा। अब देखिए जरा ध्यान से भाई, ये दोनों कंपोनेंट तो आ गए। अब यहां डायग्राम में देखो, डायग्राम में समझो, कहानी सारी डायग्राम से चलेगी। अगर आपको फिगर समझ नहीं आया तो फिर आप इस डेरिवेशन को नहीं कर पाओगे, तो सारी कहानी फंसी हुई है आपकी डायग्राम फिगर में, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझ लेना। तो बेटा इसका जो एक हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्या होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी ई प्लस साइन थीटा। अरे होगी कि नहीं? ई प्लस साइन थीटा होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू, इसका एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, ये हो जाएगा मेरा ई प्लस कॉस थीटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि थीटा एंगल बन रहा है, तो इधर तो कॉस आना ही आना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस माइनस वाले की बात कर लूं तो ये माइनस वाला भी मेरा एक कंपोनेंट तो नीचे की तरफ दे देगा, एक कंपोनेंट मुझे नीचे की तरफ दे देगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी ई माइनस साइन थीटा, ध्यान से समझना। और एक कंपोनेंट मुझे इधर ही दे देगा, ये भी ई प्लस सॉरी ई माइनस साइन कॉस थीटा, नॉट साइन थीटा, ई माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट आ गए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पर ही है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि ये जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों फील्ड तो ऐड हो जाएंगे। क्लियर? जो इनका सम आएगा, वेक्टर सम जब मैं करूंगा तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आपको पता है कि दोनों वेक्टर का सीधा सीधा मैग्नीट्यूड आप ऐड कर दो, वही उनका आंसर आ जाएगा, नेट वैल्यू आ जाएगी। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप देखो कि ये दोनों फील्ड क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नेट, इन दोनों का नेट क्या आएगा? माइनस करके निकल आएगा, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए तो ये फिर जीरो भी हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि माइनस करके नेट वैल्यू आएगी और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? आंसर जीरो आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो अब हमारी जो कहानी चलेगी, अब चलेगी कि भाई ई प्लस कॉस थीटा निकाल लो और ई माइनस ये जो हमारा साइन थीटा वाले ये दोनों टर्म्स निकाल लो, फिर इनका नेट निकाल लो, देन हम फाइनली क्या करेंगे? टोटल फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ, तो इधर मैं ये रफ करता हूं, ये मैंने यहां लिख दिया, आपको डायग्राम में शो हो ही रहा है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहां पर अब फाइंड आउट करेंगे नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म लेके चल रहा हूं, लास्ट में वेक्टर लगाऊंगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बताइए जरा क्या होगा? तो बेटा ये E प्लस हो जाएगा, कितना आपने पढ़ा हुआ है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का है प्लस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर जब आप अंडर रूट के अंदर, इसके बाद इसका होल स्क्वायर, दिस, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर जब ओपन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा जरा बताओ? माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा E माइनस इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, सेम डिस्टेंस है बेटा तो सेम डिस्टेंस है तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं ना,
मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, साइन को मैं अभी नहीं ले रहा, डायरेक्शन को मैं अभी नहीं ले रहा, बाद में लेके चलूंगा, ठीक है। यहां डायग्राम से मैं समझ लूंगा डायरेक्शन क्या है, राइट। तो हमें पता भाई ई प्लस की डायरेक्शन ये है और ई माइनस की डायरेक्शन इधर है, एक ही तरफ। तो ये दोनों वैल्यूज यहां आ गई, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ई प्लस का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल्स टू ई माइनस, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है ये इक्वल है, एंड विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड है ई प्लस का और ई माइनस का, ये क्या है, सेम आ रहा है। इट मींस अगर इनकी वैल्यू सेम है तो इस डायग्राम से आप देखो जो मेरा ई प्लस साइन थीटा जो आ रहा है और ई माइनस साइन थीटा जो आ रहा है, इफ यू आर सीइंग फ्रॉम दिस फिगर, आप देख रहे हो ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, और वैल्यू तो सेम है ही भाई, ई प्लस ई माइनस दोनों सेम है, साइन थीटा दोनों में कॉमन आ ही रहा है। इट मींस ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, एंड दैट इज वाई क्या होगा, ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे बाई एक्सिस वाले फील्ड्स थे, बाई एक्सिस वाले कंपोनेंट्स थे, इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इस पॉइंट के फील्ड में, इस पॉइंट के फील्ड में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बन जाएगा अब ये। अब जब ये इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा, इधर करता हूं मैं, तो क्या लिखना है यहां पर, हम लिख देंगे कि भाई एज वर्टिकल कंपोनेंट्स, या फिर ये कह लो कि एज ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, हेंस क्या होगा, हेंस दे कैंसिल्ड आउट, दे कैंसिल्ड आउट ईच अदर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और अगर ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों तो फिर बचेगा क्या, आपके पास एक ई प्लस कॉस थीटा और एक ई माइनस कॉस थीटा। अब आप क्या देख रहे हो कि ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा दोनों तो मेरे एक्स डायरेक्शन में ही है, दोनों तो मेरे सेम डायरेक्शन में ही है, और इनकी दोनों की वैल्यू भी सेम है, इनकी दोनों की वैल्यू भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से समझना मेरी कहानी को, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा कि भाई ई प्लस कॉस थीटा एंड ई, मैं ये रफ कर रहा हूं सारा, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, कि भाई जो दूसरे कंपोनेंट्स मेरे पास बचे हैं ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन एंड हैविंग सेम वैल्यू, एंड हैविंग सेम वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दैट इज वाई व्हाट विल हैपन, सो द नेट फील्ड आप देखोगे क्या आएगा, नेट फील्ड एट पॉइंट P क्या आएगा, ये आएगा बेटा E इज इक्वल्स टू E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। आएगा कि नहीं, आना पड़ेगा इसको, क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो चुके हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देख रहे हो एक ही डायरेक्शन में है, इट मींस दोनों ऐड हो जाएंगे, और अगर दोनों ऐड हो जाएंगे तो नेट फील्ड ये आएगा। एंड एज आप देख रहे हो यहां पर कि भाई E प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो E माइनस कॉस थीटा के बराबर है,
और अगर ये इक्वल है तो मैं इसको ट्वाइस करके लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं आसानी से। भाई एक वैल्यू लिख लो आप, 2 ई माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि ई प्लस ई माइनस तो बराबर है। भाई ई प्लस का जो मैग्नीट्यूड था और ई माइनस का जो मैग्नीट्यूड था ये तो सेम ही है, अभी पीछे लिखा था। इट मीन चाहे आप यहाँ ई प्लस कॉस थीटा कर लो या फिर 2 ई माइनस कॉस थीटा कर लो, एक ही बात है। तो ये लिख दिया। अब क्या करना है, तो यही मेरा टोटल फील्ड है, यही मेरा टोटल फील्ड है। कहां पर? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, यही नहीं छोड़ना है, अभी तो इसको आगे लेके चलना है, यहीं बीच रास्ते में नहीं छोड़ के जाना है, इसको साथ लेके चलना है। तो अब कहानी आगे क्या बढ़ानी है, ई प्लस की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू आप यहां रखोगे, देन सॉल्व करोगे, उसके बाद जब फाइनली आपके पास आंसर आएगा वही आपका आंसर क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, तो अब फटाफट से ई प्लस और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो इधर मैं ये रफ करूंगा एंड ये भी रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसको ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसमें इसको भी कर देता हूं, इस वैल्यू में ई प्लस कॉस थी, ई प्लस की वैल्यू लिखूंगा मैं। तो क्या लिखूंगा, तो एस ई प्लस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा मैं निकाल लूंगा इस ट्रायंगल की हेल्प से। भाई अगर मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूं, इन ट्रायंगल एपी इसका नाम मैंने ओ दे दिया, इस पॉइंट का नाम ओ दे दिया, तो एपीओ अगर ले लूं ट्रायंगल, तो आप जानते हो इसमें कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसका ए है, हाइपोटेन्यूज इसका ये है, तो भाई ये हो जाएगा हमारा एओ अपॉन एपी, और एओ हमारा कितना है ए, और एपी हमारा कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट की, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, स्क्वायर रूट जो होता है हमारा इसका मतलब होता है किसी का पावर हाफ। दोनों वैल्यू फटाफट से यहां पुट कर दो, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूं, सो नाउ पुटिंग what e plus and cos theta in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो देखो जरा क्या मिलेगा, e is equals to twice of e plus cos theta, e plus कितना है के क्यू अपॉन दिस हियर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, and this is what a upon r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर हाफ। बेटा यहां पावर 1 है, मल्टीप्लाई में आप जानते हो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इट मींस क्या हो जाना चाहिए, अरे भाई 1 और प्लस हाफ करोगे इसमें तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3/2। ये तो सिंपल है, फ्रैक्शंस ऐड करने सिंपल, 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये भी नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है, फिजिक्स छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये एडिशन भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर फिजिक्स पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं बनता यहां पर। सो देखिए जरा, तो इसको रफ कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है। तो अब क्या बनेगा, तो अब ये बन जाएगा, एक स्टेप और आगे जाएंगे। सो ई मेरे पास आएगा के, 2 को मैं इसके साथ ले जा रहा हूं, के क्यू इंटू 2a, क्यों ले गया आपको समझ आ गया होगा देख के, इस 2 को मैं a के साथ क्यों ले गया ये आपको देख के ही समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आप कह रहे होगे कि ये तो मुझे पता चल गया था किस वजह से ले जा रहे हैं, तो ये पावर 3/2 हो जाएगी, मैंने बता दिया ना, पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो ये पावर हो गई 3/2। and now you can write it like E is equals to K P upon R square plus A square का पावर 3/2।
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2. So that is the formula at equatorial point. Equatorial point. समझ आ रही है कहानी? तो ये फॉर्मूला मेरे पास आया है at equatorial point which is at distance r from the center of the dipole and that point is just above, you can say just perpendicular to this center. ठीक है, आगे और बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा और इसमें मजेदारी लेके आते हैं, देखते हैं जरा. तो अब यहां तक अगर आपने बात कर ली है तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, उसमें हर्जी क्या है. ठीक है, देखिए जरा थोड़ी सी बात और करेंगे हम लोग आगे, सब कुछ पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है, एवरी लास्ट तक चलना है जिससे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा ना हो जाए कि आपसे नहीं हो. ठीक है, कहीं से क्वेश्चन आए आपसे होना जरूर चाहिए. देखिए जरा, तो अगर मैं आइडियल डायपोल की बात कर लूं यहां पर, तो बेटा ये कहानी कहीं और जाके रुकेगी. तो आपको पता है क्या होगा, आइडियल डायपोल में आर मेरा क्या होता है, ए से बड़ा होता है. और अगर ऐसा है तो इट मींस आर स्क्वायर मेरा ए स्क्वायर से काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, और अगर ये बड़ा हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आप क्या करोगे यहां पर, दिस ए स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला जब आप ए स्क्वायर को 0 कर दोगे तो आर स्क्वायर का पावर 3/2 मिलेगा और 2 से 2 कट जाएगा. तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो फील्ड आया है ना, ये क्या है, आर क्यूब आ रहा है ये. ठीक है, केपी अपॉन आर क्यूब आ रहा है और आना भी पड़ेगा इसको. ठीक है, क्योंकि यहां आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया इसको. तो आप अगर इस फॉर्मूले को देख रहे हो, और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सियल वाला फॉर्मूला कराया था, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था. तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को देखकर कंपेयर कर, दोनों आइडियल वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये जो नॉर्मल एट सम डिस्टेंस निकाला था जिसमें हमने इस डायपोल की लेंथ को भी कंसीडर किया है, इसको मैंने नेग्लेक्ट नहीं माना है. तो फिर दोनों में कुछ खास ऐसा रिलेशन नहीं है रिलेशन, बट नॉट एग्जैक्टली यू कैन से. बट अगर आप इसको और एक्सियल वाले को देखोगे तो देखिए जरा, एक्सियल वाला मैं अगर रिकैप करूं तो क्या था फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ केपी अपॉन आर क्यूब. तो बेटा इन दोनों को अगर आप देख लो ना, इन दोनों फॉर्मूले को, तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि कुछ तो रिलेशन है. ठीक है, इक्वेटोरियल में और एक्सियल में कुछ तो रिलेशन है. कैसे, तो हम इसको रिलेट कर ही सकते हैं. तो कैसे रिलेट करोगे, अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि सर एक्सियल वाला जो फील्ड है ना, ये जस्ट डबल है किसका, इक्वेटोरियल वाले फील्ड का. इक्वेटोरियल के फील्ड का डबल है, बस इतनी सी बात है. सीधा सीधा आप देखो, केपी अपॉन आर क्यूब एंड ट्वाइस ऑफ केपी अपॉन आर क्यूब. तो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल का क्या हो गया, डबल हो गया. तो यही हमारा एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशन. लेकिन ये डबल जब ही है जब तक आप आइडियल डायपोल कंसीडर कर रहे हो, स्मॉल अप्रोक्सीमेशन का केस लगा रहे हो. और अगर आपने आइडियल डायपोल नहीं लिया तो ये डबल नहीं आएगा फिर. ठीक है, फिर ये एग्जैक्टली डबल नहीं हो सकता है, फिर ये वैल्यू डिफरेंट आएगी, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि ये वाला डबल जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अप्रोक्सीमेशन या फिर आइडियल डायपोल के लिए वैलिड है. ठीक है, तो इतनी सी कहानी अगर समझ आ गई तो जरा आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं कि अब यहां तक तो मैंने समझ लिया, लेकिन अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी तो समझनी है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और अगर वेक्टर फॉर्म ही नहीं समझी तो फिर फायदा ही क्या है. वेक्टर क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म तो जानना जरूरी है ना. तो कैसे जानोगे, देखो
तो देखिए जरा, अब वेक्टर फॉर्म अगर जाननी है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करना पड़ेगा, फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी। डायग्राम तो चाहिए, डायग्राम के बिना तो आप वेक्टर नहीं लगा सकते हो, डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। तो बेटा यहां डायरेक्शन को अगर आप ध्यान से समझो तो देखो, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए थे दोनों, इसका मतलब बाई एक्सिस पे कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेते हैं जरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे, दोनों कंपोनेंट ऐड हो गए थे और वहीं से मेरा क्या निकला था, वहीं से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, नेट। तो बेटा यहां पर अब अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इधर मेरा डायपोल मोमेंट है और इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब सर ये क्या हो गया, ये हो गया कि दोनों वेक्टर अपोजिट है। तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लगानी है ना, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है, किसकी लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपने अभी पढ़ा है केपी अपॉन आर क्यूब, ये आइडियल के लिए है। अब कहां वेक्टर लगाऊं मैं वेक्टर लगा दूंगा पी के ऊपर। क्या इतने से ही काम चल जाएगा, बताइए, क्या इतना ये वेक्टर लगाने से ही काम चल गया या कुछ और करना पड़ेगा? सोचो जरा, जब आप सोचोगे तभी इसका आंसर दे पाओगे। तो बेटा इतने से तो काम नहीं चलने वाला, इतने से काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको पता है ये डायरेक्शन सेम अगर होती, मतलब ई और पी अगर सेम डायरेक्शन में होता तो इतने से काम चल जाता, बट आप देख रहे हो ई और पी अपोजिट है, इसका मतलब माइनस साइन तो लाना पड़ेगा। माइनस साइन के बिना काम नहीं चलेगा, अदरवाइज आपका वेक्टर फॉर्म गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ई है ना वो पी के अपोजिट है, और अगर अपोजिट है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो आइडियल के लिए बात कर ली। अब जो एक्चुअल फॉर्मूला आया था मेरा, जिसमें मैंने नेग्लेक्शन नहीं किया था, अप्रोक्सीमेशन नहीं अप्लाई किया था, वो मेरा फॉर्मूला क्या था, वो आया था के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो बेटा यहां पर क्या करोगे आप, तो यहां फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आपको एक्सेल वाले में प्रॉब्लम आई थी कि भाई एक्सेल वाले की जो वेक्टर फॉर्म थी ना, जो एक्चुअल फॉर्मूला आया था उसकी वेक्टर फॉर्म सब नहीं लगा सकते थे, बट यहां लग जाएगा, यहां इजी है, क्योंकि दूसरा वेक्टर है ही नहीं कोई, नीचे तो स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई वेक्टर और है नहीं, तो डायपोल मोमेंट ही है, तो यहां वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के पी के ऊपर वेक्टर लगा दो, आर स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर लगा दो, 3/2 कर दो और यहां माइनस और लगा दो, अपोजिट है ना, बस खत्म कहानी। तो ये मेरा बन गया क्या, ये मेरा बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट दिस एंड दिस। अब अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से समझूं, कौन कौन से, ये इक्वेटोरियल वाला केस था और एक्सियल वाला केस मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया हुआ है, तो वो आपने देखा, ठीक है। उसमें क्या था, 2kp अपॉन आर क्यूब, वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, चलो ये वेक्टर फॉर्म थी। तो बेटा ये दोनों फील्ड मेरे क्या है, ये दोनों फील्ड मेरे आर क्यूब डिपेंडेंट हैं, 1/r³ एक्चुअली इनवर्सली डिपेंडेंट है आर के, और वो भी थर्ड पावर के। पॉइंट चार्ज में क्या था, पॉइंट चार्ज में आर स्क्वायर पे डिपेंडेंसी थी, इनवर्सली डिपेंडेंसी थी आर स्क्वायर पे, और लीनियर चार्ज में भी आपने पढ़ा था क्या था, 1/r पे डिपेंडेंसी थी। तो बेटा तीनों की कहानी अलग अलग आ रही है। क्यूब में क्या हो गया भाई, डायपोल में क्या होगा, क्यूब डिपेंडेंसी होगी, पॉइंट चार्ज में आर स्क्वायर डिपेंडेंसी होगी, लीनियर चार्ज में 1/r डिपेंडेंसी होगी। अब एक मेरा यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपसे ये है कि सर ये कहानी तो मुझे समझ आ रही है कि भाई चलो लीनियर में चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो डायपोल के केस में भी तो चार्जेस पॉइंट चार्जेस ही है हमारे, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी है, ये भी तो पॉइंट चार्ज ही थे दोनों।
तो अगर ये पॉइंट चार्ज थे तो फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज क्यों हो गया, फील्ड का डिपेंडेंसी चेंज क्यों हो गया? भाई पॉइंट चार्ज सिर्फ एक की जगह दो आ गई, तो उससे ऐसा क्या हुआ कि फील्ड की डिपेंडेंसी जो पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r² थी वो हमारी क्या होगी, 1/r³ हो गई। वाई, क्या रीजन है, वाई दिस इज हैपनिंग? ठीक है, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वाई दिस इज हैपनिंग। ये जो फील्ड है ये पॉइंट चार्जेस की वजह से ही है एक्चुअल में देखा जाए तो फिर ये r³ डिपेंडेंसी क्यों, 1/r³ डिपेंडेंसी क्यों? ठीक है, तो ये आप जो है मुझे आंसर करोगे। फाइन, तो ये पूरा इक्वेटोरियल वाला केस हमने डील कर लिया है। अब एक लास्ट केस हमारे पास बचा हुआ है एंड दैट केस इज एट जनरल पॉइंट। तो वो जनरल पॉइंट हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो, न्यू वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लेके आएंगे, जनरल पॉइंट का फॉर्मूला निकालेंगे ड्यू टू डायपोल। ठीक है, एंड फिर हम लोग उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बनाएंगे, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लेके देखेंगे कि अच्छा इस पॉइंट पर कितना फील्ड हो सकता है, इस पॉइंट पर कितना हो सकता है, और साथ में ये भी देखेंगे जो मैं जनरल पॉइंट लाऊंगा क्या मैं उससे एक्सियल बना सकता हूं या फिर क्या मैं उस पॉइंट से इक्वेटोरियल की तरफ मूव कर सकता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो इसको आप एकदम अच्छे से नोट्स बनाओ एंड देन नेक्स्ट वीडियो कब देखिए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।